देवी और सज्जनों नमस्कार। जब राहों में मुश्किलें बढ़ने लगे और लोग भी तुमसे जलने लगे, तब घबराना नहीं, बस इतना सोचना कि अब सच में तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आज एक ऐसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि बजट हमारा अभी जल्द ही आने वाला है। इस बार कोविड के कारण बजट जल्दी पेश किया जाएगा। मैं एक मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट होने के नाते, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, मैं आज बात करूंगा भारत के डिफेंस बजट की। पिछले कई सालों से हमारा बजट को ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। जैसा कि भारत आज के दिन 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने का बादल उस पर मंडरा रहा है। राजनीतिकों के लिए कठिन समय हो रहा है, क्योंकि वे नई दिल्ली के लिए समय खरीदने में व्यस्त हैं। हालांकि एक परमाणु हथियार के युग में यह वास्तविकता से बहुत दूर लगता है कि दोनों शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध होगा, लेकिन कुछ हम कह नहीं सकते हैं। एक गैर विश्वसनीय और विस्तारवादी देश होने के नाते चीन की जो विरासत है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार चीनी आक्रमण के पीछे खुद को मजबूत करने का अवसर तलाश रहा है। इस प्रकार भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इन हालातों के अंदर। हालांकि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, फिर भी सशस्त्र बल आधुनिकीकरण की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारतीय खतरे की धारणा को देखते हुए उन चुनौतियों से पार पाना जरूरी है। आज जरूरत है सेना की ट्रेनिंग, युद्ध साज सज्जा का आधुनिकीकरण करने की, जिसमें तीनों सेनाएं आती हैं। थल सेना के लिए अच्छी राइफल्स, बर्फ में रहने के लिए अच्छे कपड़े, नाइट विजन ग्लासेस, अदर वेपन्स, आर्टिलरी के आर्मर्ड के राशन, उचित लॉजिस्टिक्स, एयरफोर्स के लिए अच्छे लड़ाकू अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नौसेना के लिए भी मॉडर्न सबमरीन, अदर उनके मिसाइल बोट्स और एरोप्लेन कैरियर्स जो हमारे पास हैं, उनका भी हम मॉडर्नाइजेशन करें, उचित उसके लेकर के आए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, शस्त्र बलों का आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सामरिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भौतिक क्षमता में सभी संभावित परिवर्तन शामिल हैं। आधुनिकीकरण राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की वृद्धि की अभिव्यक्ति है। एक देश अपने बारे में दूसरे देश को मैसेज देने के लिए और क्या दिखा सकता है कि हम कितने ताकतवर हैं। जितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उतना भी मिलिटरली स्ट्रॉन्ग देश को होना चाहिए। भारत बहुध्रुवीय विश्व में उत्तरदायी शक्ति है। सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं एक अच्छे फ्यूचर के लिए। वर्तमान में हिंद महासागर दक्षिण एशिया की एक प्रमुख शक्ति, और जैसा कि प्राइस वाटर हाउस कूपर द्वारा परिकल्पित है, यह है कि 2050 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है। तो इन धारणाओं के आधार पर भारत के लिए निर्धारित भूमिका है। हर कंट्री, यूएनओ में कहो आप, कॉमनवेल्थ में कहो, एशियन कंट्रीज़ में कहो, हमारी तरफ उम्मीद करता है कि भारत कुछ नया करके दिखाएगा। भारत को कुछ नीति बनानी होगी और इसे प्राप्त करने के लिए सैन्य साधनों पर विचार करना होगा। हालांकि बदलती परिस्थितियों में क्षेत्रीय पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, प्रवास, मादक पदार्थों की तस्करी, कट्टरता, आतंकवाद, समुद्री डकैती और साइबर, परमाणु और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरे की विविधता है। ये सभी खतरे सैन्य संगठन की आवश्यकता को तय करते हैं कि हमें अपनी आर्मी कैसे रखनी चाहिए, ताकि पर्यावरण पे, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, इनके ऊपर जो आज टेररिज्म है उसके ऊपर, साइबर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर हम कितना खर्च करें, कैसे करें, इसकी सुरक्षा के लिए हम क्या तय करें, उसके लिए डिफेंस फोर्सेज की मॉडर्नाइजेशन सबसे ऊपर आती है। यह निर्विवाद है। भारतीय सशस्त्र बलों को भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, जिसमें कमान, नियंत्रण, संचार, खुफिया तंत्र में सुधार और एक बड़े स्वदेशी हथियारों का विकास करना शामिल है।
भारत में अभी मेक इन इंडिया पे बहुत जोर दिया जा रहा है। नए नए वेपन्स के इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री और कैबिनेट के फैसले के बाद में भारतीय सशस्त्र बल के लिए सीमित समय सीमा में खामियों को देखना और उन खामियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए काम करना महत्वपूर्ण हो गया है। एक स्टडी ग्रुप बैठाएं, तीनों सेनाओं के वेपन्स की रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग की रिक्वायरमेंट, लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें, बजट के लिए प्लानिंग करें, कितना हमें 2022-23 में, 2023-24 और 2024-25 में क्या चाहिए। वित्त मंत्री के पास भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में अधिक धन आवंटित करने के लिए प्रयास करें, और हम समझते हैं कि उनके पास में इसका कोई विकल्प भी नहीं है। मेरे विचार में आवंटन का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन के लिए निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के बाद में पेंशन के ऊपर बहुत खर्चा बढ़ गया है। आधुनिकीकरण और सशस्त्र बलों के लिए नए अधिकरण के लिए घटते संसाधनों पर सब लोग चिंता कर रहे हैं। सब जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो बुद्धिजीवी, वो उनका यही एक चिंता है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े लॉकडाउन के बाद मंदी में है। चीन एक प्रमुख रणनीतिक खतरा है हमारे लिए, जिसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। 2018 में एक संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि रक्षा बजट हमारी जीडीपी का 3% होना चाहिए। चीन का मुकाबला अगर भारत ने करना है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप चीन द्वारा किए जाने वाले रक्षा खर्च को देखें तो ये हर साल $270 अरब जैसा है, जबकि भारत का कुल रक्षा खर्च $71 अरब है। कितना बड़ा गैप है। इस गैप को हमें कम करना पड़ेगा। दोनों सीमाओं पर किसी भी खतरे के लिए तैयार रहने का हमारा एक अजीबो-गरीबो काम है। सेनाओं को जब तक आप अच्छे वेपन्स, अच्छा अम्युनिशन नहीं देंगे, सेना कैसे करेगी। भारत का राजस्व बजट, वेतन और पेंशन तेजी से बढ़ रहा है, जबकि हमारी मुख्य जिम्मेवारी है कैपिटल एक्सपेंडिचर या आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध धन में गिरावट आ रही है, उसको रोकना। यदि राजस्व कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करता है तो हमारी डेवलपमेंट कैपेसिटी में आगे फर्क पड़ेगा, वो नहीं बढ़ पाएगी। केंद्र सरकार के खर्चे और जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत का रक्षा बजट पिछले एक दशक में घट रहा है। 2010-11 में रक्षा व्यय जीडीपी का 2.5% था, जो 2020-21 में गिर करके 2.1% हो गया, यानी 0.4% डाउन हो गया। इस पे विचार करने की जरूरत है। रक्षा पर स्थायी समिति 2018 ने भी सिफारिश की थी। मैं समझता हूँ सिफारिश को मानना चाहिए। कम से कम हमारे जीडीपी का 3% डिफेंस बजट अलॉट होना चाहिए। ये काम हालांकि सरकार का है, रक्षा मंत्री का है, वित्त मंत्री का है, प्रधानमंत्री का है, लेकिन हम एक पूर्व सैनिक होने के नाते, एक वेटरन होने के नाते, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते डिफेंस स्टडीज़ के, एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, एक देश का सिटीजन होने के नाते हम सुझाव तो दे सकते हैं। सरकार को मानना न मानना उनकी मर्जी है। तो ये मेरा एक सुझाव है कि हम जो गैप है चाइना के बजट में, हमारे बजट, उसको हम कम करें। ऑफ कोर्स चाइना की सेना हमसे थोड़ी सी ज़्यादा उनकी संख्या ज़्यादा वो नहीं है। हमें भी अपनी सेना को, एयरफोर्स, नेवी को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। उसको हम आज नज़रअंदाज करेंगे तो रिज़ल्ट भारत की सरकार उम्मीद करती है हमारी तीनों सेनाओं से, शायद उस रिज़ल्ट में हमें कमी दिखाई देगी। मैं फिर एक बार सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि हम इस बात पे चर्चा करें। हम हर लोग, आज युद्ध सेनाएं नहीं लड़ती हैं, पूरा देश लड़ता है, पूरा देशवासी लड़ता है। आज हम चैन की नींद सो रहे हैं बिकॉज रात को कोई हमारा जाग रहा है बॉर्डर के ऊपर। उनको मजबूती देना, उनका मनोबल बढ़ाना हमारा हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है। इसी के साथ मैं सभी को आने वाले रिपब्लिक डे की मैं शुभकामनाएं देता हूं। कल नेताजी सुभाष जयंती है, उसकी शुभकामना देता हूं। सभी आज़ाद हिंद के सैनिकों को मैं नमन करता हूं, खास करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी मजबूत भूमिका निभाई थी। जय हिंद।